वर्तमान में 8 अनुसूचियाँ हैं। तो उनमें से जो ब्रिटेन से जो लिया गया था तो वो, और जो अमेरिका से जो लिया गया था, वो 2 पॉइंट के बारे में हम पढ़े थे। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था, एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। पहला था विधि का शासन, जो ब्रिटेन से लिया गया है। भारत के संविधान में जो ब्रिटेन से लिया गया है वो तो उसमें से पहला था विधि का शासन, दूसरा था एकल नागरिकता, और तीसरा था द्विसदनीय व्यवस्था, और चौथा था विधि निर्माण की प्रक्रिया, और पांचवा था सर्वाधिक मतों के आधार पर जीत। और अमेरिका से जो लिया गया था तो उसमें था हम भारत के लोग। ये प्रस्तावना में जो बताए थे, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रमोदी जो प्रस्तावना है उसमें हम भारत के लोग, ये इतना सा वर्ड लिया गया था अमेरिका से। और दूसरा पॉइंट जो लिया गया था वो था मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में उस दिन बताए थे कि मूल अधिकार 6 हैं, और ये भाग 3 में चर्चा है मूल अधिकार की, और 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का पूरा डिटेल से चर्चा है। ये हम डिटेल से जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आइए, ये तीसरा नंबर 2 पॉइंट तो अमेरिका से जो लिया गया था, ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। उसमें 2 पॉइंट था, पहला था हम भारत के लोग, और दूसरा पॉइंट था मूल अधिकार। मूल अधिकार में 6 बताए थे। उसके बाद फिर तीसरा ये है स्वतंत्र न्यायपालिका। ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये अमेरिका से ही लिया गया है। तो पिछले क्लास में बताए थे कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। कितने स्तंभ होते हैं? 4 स्तंभ होते हैं। पहला न्यायपालिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है विधायिका, और चौथा है पत्रकारिता। तो उनमें से जो न्यायपालिका है ये स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायपालिका के ऊपर किसी का दबाव नहीं रहेगा। बताए थे पिछले क्लास में भी, किसी का दबाव नहीं रहेगा। ये नहीं कि अब मान लीजिए मुख्यमंत्री है या फिर प्रधानमंत्री है, अब प्रधानमंत्री आदेश दे न्यायपालिका को कि कोर्ट ऐसे नहीं ऐसे करो, ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो, ऐसा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में काम नहीं करता। तो ये चीज़ कहाँ से ली गई है? तो ये चीज़ अमेरिका से ली गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, याद रखना, स्वतंत्र न्यायपालिका। अब देखिए अगला पॉइंट जो है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। मान लिया जाए भारत का संविधान, भारत का कानून, न्यायपालिका फॉलो करता है भारत के संविधान को, भारत के कानून को, है ना। आगे क्लियर होगा। न्यायपालिका मतलब कि कोर्ट किस चीज़ को फॉलो करता है? कोर्ट कानून को फॉलो करता है। अब मान लीजिए भारत का संविधान जिस चीज़ का इजाज़त नहीं देता हो, वैसा अगर आदेश पारित कर दे जज, तो अगर क्लेम हो जाए तो उस न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। और इस हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? भारत के कानून में, भारत के संविधान में है, और हटाने की प्रक्रिया ली गई है अमेरिका से। बात समझ में आ गई कि मतलब जो चीज़ भारत का संविधान इजाज़त नहीं देता हो वो आदेश पारित कर देता है अगर न्यायाधीश, तो न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। इसलिए कि कोर्ट कानून को फॉलो करता है, कोर्ट कानून को फॉलो करता है। याद रखिएगा, कोर्ट कानून को फॉलो करता है, कोर्ट संविधान को फॉलो करता है। अब देखिए अगला पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता हमारे देश में, हिंदुस्तान में सर्वोच्च अगर कोई चीज़ है तो भारत का संविधान सर्वोच्च है। सर्वोच्च अगर कोई चीज़ है तो भारत का संविधान सर्वोच्च है। सर्वोच्च राष्ट्रपति नहीं है, सर्वोच्च प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि सर्वोच्च भारत का संविधान है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान सर्वोच्च है। अब देखिए आखिरी पॉइंट है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब देखिए मान लीजिए राष्ट्रपति पर जो पहले बताए थे वही चीज़, राष्ट्रपति अगर कोई काम ऐसा करता है या अपने मन से करता है तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये अमेरिका से ली गई है। मतलब नहीं समझे बात को। मान लीजिए राष्ट्रपति है, कोई बिल पास किए, और बिल पास करने के बाद राष्ट्रपति का साइन होता है, साइन करने से इनकार कर दिया, फिर दूसरी बार क्या होगा? संशोधन होगा उसमें। दूसरी बार संशोधन हुआ, फिर इनकार कर दिया, फिर संशोधन होगा, फिर इनकार कर दिया, फिर संशोधन होगा। इस तरह से 3 बार लौटेगा राष्ट्रपति के यहाँ से। अगर उस पर साइन 3 बार राष्ट्रपति नहीं करता है तब भी वो कानून बन जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो कि ऐसा काम कर देता है, वो मजबूरन
एक्शन लेना पड़ता है महाभियोग का, और महाभियोग चला करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब महाभियोग चला, मान लीजिए कि 5 साल कार्यकाल है भारत का, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल है, ठीक है। 3 साल में ही कुछ ऐसा वो कर दिया, अब तो महाभियोग के द्वारा ही उसको हटाया जा सकता है। अगर महाभियोग की प्रक्रिया अगर नहीं रहती संविधान में, तो राष्ट्रपति को कोई हटा सकता था क्या? कोई नहीं हटा सकता था राष्ट्रपति को, कोई नहीं हटा सकता था। अगर यही वर्ड है, यही पॉइंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यही संविधान इजाजत देता है। संविधान में है इस बात की चर्चा कि महाभियोग चला करके राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको आप आइए जरा दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? पहला पॉइंट है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। अब जरा देखिए, 16 दिसंबर 2012 को एक घटना हुई थी दिल्ली निर्भया कांड की। उस समय यह कानून था कि 18 साल के बाद बालिग माना जाएगा। उनमें से एक आरोपी था जो 16 साल का था। 6 आरोपी पकड़े गए थे, उसमें से एक आरोपी था 16 साल का। तो वो खतरनाक में जघन्य अपराध माना जाता है। तो उस समय था 18 साल में नाबालिग हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ये घटना हुई। तो घटना होने के बाद संशोधन लाया गया, संशोधन किया गया, और जब संशोधन किया गया तो 18 से फिर जघन्य अपराध में 16 साल कर दिया गया। उसकी उम्र के 16 साल के बाद नाबालिग माना जाएगा। तो ये अगर नहीं रहता संशोधन की प्रक्रिया, तो फिर कितनी दिक्कतें होती, बहुत दिक्कतें होती। फिर 18 साल मतलब 16 साल की उम्र में फिर जो मन में होता करता, 17 साल में जो मन में होता करता। लेकिन उस समय उनको जो है ना सजा नहीं दी गई, इसलिए कि संविधान में, कानून में ऐसा नहीं था लिखा हुआ। कानून के नज़र में वो नाबालिग था, और नाबालिग के लिए क्या था? बाल सुधार गृह, जेल घर नहीं, बाल सुधार गृह। और वो बाल सुधार गृह भेजा गया, और अभी भी वो उसी के तहत, वो नाबालिग जो था उसी के तहत वो अभी भी जीवित है। 4 आरोपी को तो फांसी हो गई, एक तो सुसाइड कर लिया था जेल में, और एक आरोपी जो है वो जीवित है, जिंदा है। जिंदा इसलिए है कि उस समय उसकी जिस दिन की घटना हुई थी 16 दिसंबर 2012 को, उस दिन उनकी उम्र 16 साल था, और उस दिन नाबालिग था, बालिग नहीं हुआ था। जब बालिग नहीं हुआ था तो उनको बालिग वाला केस, बालिग वाला धारा नहीं लगा, नाबालिग के तहत उसको छोड़ दिया गया। तो उसके बाद संशोधन कर दिया गया कि 18 से 16 साल में बालिग हो जाएगा, जघन्य अपराध में, याद रखिएगा, जघन्य अपराध में। दूसरा पॉइंट है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब जरा देखिए, राज्य सदन बताए थे ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था, एक राज्यसभा सदन होगा और एक लोकसभा सदन होगा। तो ये राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ये चीज़ कहाँ से ली गई है? तो ये चीज़ ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। ये चीज़ कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। एक बार ना एक मम्मी एक अपने बेटे से पूछता है कि जान कहाँ से निकलता है? तो बेटा कहता है कि खिड़की से निकलता है। मम्मी अपने बेटे से पूछता है कि बेटा जान कहाँ से निकलता है? तो बेटा कहता है मम्मी खिड़की से निकलता है जान। कहा कि वो कैसे? तो बेटा कहता है कि मम्मी कल आप जब घर का बेल बजाए थे ना, तो पड़ोस की आंटी जो है ना, तो पापा ने कहा कि जान ऐसा करो तुम खिड़की से निकल जाओ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो चलिए, जो कनाडा से जो लिया गया है, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। अब जरा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय, अब जरा देखिए, संघ का इंग्लिश में होता है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है संघ। एक होता है फेडरल, इसके माने भी होता है संघ। अब देखिए, ये क्या किया कि 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य मिल करके थोड़ा सा शक्ति दे दिया, पावर दे दिया किसको? केंद्र को। आप जरा देख रेख करिए। ये लेकिन उतना मजबूत नहीं होता है, और ये यूनियन जो है बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। अब इसमें फेडरल में क्या होता है कि मान लीजिए 5 स्टेट मिल करके एक केंद्र बनाया,
केंद्र को दे दिया कि आप जरा देख रेख करिए, आप जरा चलाइए। लेकिन अब ऐसे में क्या होगा कि 3 राज्य अलग हो गया या 1 राज्य अलग हो गया, हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, तो वो अलग हो सकता था। उसके बाद इसलिए अलग हो सकता था, केंद्र के पास उतनी शक्ति ही नहीं है, केंद्र के पास उतनी पावर ही नहीं है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, केंद्र कुछ कर भी नहीं सकता था। तो और इंडिया का जो है क्या है, यूनियन है। यूनियन में क्या है कि राज्य अलग नहीं हो सकते। मान लीजिए केंद्र ने अगर कोई नियम लागू कर दिया है, भारत के जितने भी राज्य हैं उस राज्य पर अगर केंद्र ने पूरे देश जितने भी राज्य हैं सबके लिए कानून लागू करेगा। अगर मान लिया जाए कोई ऐसा कानून लागू किया जो बिहार को पसंद नहीं है, झारखंड को पसंद नहीं है, बंगाल को पसंद नहीं है, तो अब बंगाल क्या करेगा कि हम अपना अलग देश बना लेंगे, या झारखंड क्या करेगा अपना अलग देश बना लेंगे, बिहार क्या कहेगा कि अपना देश अलग बना लेंगे। तो ये यूनियन के तहत, ये यूनियन जो है ना, इस यूनियन के तहत अलग नहीं बना सकता है, ये यूनियन के तहत अपना अलग देश नहीं बना सकता है। नहीं तो फिर बहुत सारे देश, मतलब कि इंडिया से बहुत देश टूट करके अलग हो सकता था, लेकिन ये अलग नहीं हो सकता है। किसी वजह से अलग नहीं हो सकता है कि यूनियन के वजह से अलग नहीं हो सकता है, इसलिए कि केंद्र के पास बहुत पावर है। जैसे जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर में अलग संविधान था, जम्मू कश्मीर में अलग झंडा फहराया जाता था, और जम्मू कश्मीर में मतलब कि यहाँ से मतलब पूरे भारत में जैसे घूमने फिरने की आज़ादी है, कहीं पर बिजनेस करने की, रहने की आज़ादी है, कहीं पर बिजनेस कर सकते हैं, कमाइए खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे नहीं ज़मीन खरीद करके घर बना सकते हैं। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, वहाँ अलग झंडा होता था, लेकिन अब वो 370 हट गया है, अब वहाँ पूरा संविधान इसी में इंडिया में मिल गया है। और जो है इंडिया में मिलने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे झंडा अब नहीं फहराया जाता है। तो ये यूनियन की शक्ति है, यह यूनियन की पावर है। तो ये चीज़ कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। उसके बाद अगला पॉइंट जो लिया गया है, केंद्र तथा राज्य के साथ शक्ति विभाजन, केंद्र तथा राज्य के साथ शक्ति विभाजन। अब देखिए बात को समझिए, केंद्र का कितना पावर यूज कर सकता है, राज्य कितना पावर यूज कर सकता है। मान लिया जाए कि कोरोना काल में 2019 में जो कोरोना लगा था, झारखंड में पहले लॉकडाउन लग गया था, ठीक है। उसके बाद फिर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया। केंद्र सरकार जब लॉकडाउन का ऐलान करता है तो क्या झारखंड का कहेगा कि हमको नहीं, हम अपने राज्य में लॉकडाउन नहीं होने देंगे? ऐसा नहीं होता है। तो उसके पास पावर है, वो लगा सकता है। किसके तहत लगा सकता है? ये यूनियन के तहत। तो ये चीज़ कहाँ से लिया गया, केंद्र तथा राज्य के साथ शक्ति का विभाजन, ये कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। याद रखना, ये कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। केंद्र तथा राज्य के साथ शक्ति विभाजन कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। अब जरा आइए ऑस्ट्रेलिया पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया ये समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची तो अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे, चलिए इसको हम अलग से हम डिटेल से बात करेंगे। जब हम अनुच्छेद पढ़ाएंगे, अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे तब हम बताएंगे समवर्ती सूची के बारे में। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, व्यापार तथा वाणिज्य संबंधी प्रावधान, व्यापार तथा वाणिज्य संबंधी प्रावधान। फिर उसके बाद देखिए प्रस्तावना उद्देशिका की विशिष्ट भाग, प्रस्तावना पे भी हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी ये बेसिकली है संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। ये 4 पॉइंट जो है ना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। पहला समवर्ती सूची, दूसरा व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी प्रावधान, तीसरा प्रस्तावना, चौथा संसदीय विशेषाधिकार। अब जरा आयरलैंड को देखते हैं। आयरलैंड से जो लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और जो है दूसरा पॉइंट है राष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये चीज़ जो लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। और तीसरा पॉइंट है राज्यसभा सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा में सदन, जो 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, तो यह राज्यसभा सदस्यों का नामांकन ये कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है।